आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले आपको कुछ बातें जानना होगा। तो सबसे पहला क्या है, सम ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दोनों का सम हमेशा इरेशनल होता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका एक रेशनल नंबर कुछ भी है 5 है और कोई एक इरेशनल नंबर अगर आपका √3 है, तो ये दोनों का जो सम है हमेशा और हमेशा इरेशनल ही होता है। उसी तरह से डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस भी हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है। मान लीजिए एक रेशनल नंबर आपका 3 है, दूसरा इरेशनल नंबर √5 है। जब दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आपको मिलेगा वो भी इरेशनल ही होता है। क्वोशंट ऑफ अ रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का क्वोशंट मतलब भागफल जो होता है वो भी इरेशनल ही होता है। मान लिया जाए एक रेशनल नंबर आपको वही 3 है और इरेशनल नंबर 5 है, तो दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो भी इरेशनल ही होता है। मतलब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को अगर आप ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें, तो आपको जो भी नंबर प्राप्त होगा वो इरेशनल नंबर ही होता है। लेकिन देखिए, सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट टू बी एन इरेशनल। अब अगर कोई भी दो इरेशनल नंबर है, उसका सम जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो। इसके लिए आप कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लिया जाए हमारा एक एग्जाम्पल है 3 + √5। तो ये क्या है, ये एक पूरा एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का सम इरेशनल ही होता है। तो एक इरेशनल नंबर ये है, इसी में कोई एक इरेशनल नंबर और अगर हम ऐड कर दें, मान लिया जाए 2 - √5 ही अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 2 के साथ ऐड हो जाएगा तो बनेगा कितना 5, और √5 प्लस -√5 मिलके कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद आपको 5 ही मिलेगा। उसके बाद बोला है डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट टू बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए। मान लिया जाए फिर से कोई एग्जांपल ले लेते हैं, यही वाला 3 + √5 में से अगर हम 2 + √5 को सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा कितना 1, √5 में से √5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा कितना 0। आपको रिजल्ट कितना मिला 1 मिला। 1 क्या है, 1 एक रेशनल नंबर है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा इरेशनल ही आए। रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। उसी तरह से दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी जरूरी नहीं है कि इरेशनल ही आए। उदाहरण के लिए कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसी को मान लिया जाए हम √3 से ही मल्टीप्लाई कर दें, ये भी एक इरेशनल नंबर, ये भी एक इरेशनल नंबर, लेकिन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, √3 × √3 कितना होता है 3, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही आए, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। उसी तरह से दो इरेशनल नंबर का कोसेंट भी जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी इरेशनल, कि इरेशनल ही आए। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। मान लिया जाए ये 2√3 है, आपका एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। 2√3 एक इरेशनल नंबर है, उसको आप मान लिया जाए √3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, तो √3 आपस में कट जाएगा, बचेगा क्या 2, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर का कोशेंट भी हमेशा इरेशनल आए, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो ये सब जो नंबर दिए गए हैं
इनमें कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल नंबर है ये बताना है। तो सबसे पहला बोला है 2 माइनस रूट 5। 2 माइनस रूट 5 रेशनल है या इरेशनल है? मैंने आपको बताया था एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होता है। यहाँ 2 एक रेशनल नंबर है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस एक इरेशनल नंबर ही होता है, एक इरेशनल नंबर ही होगा इसका आंसर। ठीक है। दूसरा है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो रूट 23 और रूट 23 दोनों आपस में घट के माइनस होकर 0 हो जाएंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। आपको पता है 3 एक रेशनल नंबर है, मतलब ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर ही है। अगला है 3 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे दोनों को, तो रूट 7 और रूट 7 आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो आएगा कितना? 2/7। आपको पता है 2/7 एक रेशनल नंबर है। ये जो पूरा नंबर है ये क्या है? एक रेशनल नंबर ही है। नेक्स्ट है आपका 1/√2। 1/√2 रेशनल है या इरेशनल है? तो 1 रेशनल है और √2 इरेशनल है। मैंने आपको बताया था एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का क्वोशिएंट जो होता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो 1/√2 क्या है? 1/√2 एक इरेशनल नंबर ही है। 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। पांचवा 2 पाई एक रेशनल है या इरेशनल है? आपको पता है पाई एक क्या होता है? पाई एक इरेशनल नंबर होता है, जबकि 2 एक रेशनल है। एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही होता है, मैंने बता रखा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें बोला है चेक वेदर 7√5 7/√5 √2 + 21 π-2 आर रेशनल इरेशनल नंबर्स और नॉट। इनमें से चारों नंबर जो हैं इरेशनल हैं या नहीं है ये बता देना है। तो पहला क्या है? 7√5 एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट है, तो ये क्या होगा? ये एक इरेशनल नंबर ही है। ये 7√5 क्या है? एक इरेशनल नंबर ही है। उसी तरह से 7/√5 एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का क्या है? भागफल है, क्वोशिएंट है। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। अगला क्या है? √2 + 21 ये रेशनल है या इरेशनल है? ये पूरा नंबर रेशनल है या इरेशनल है? तो एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर दोनों का सम क्या होता है? एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हमेशा इरेशनल ही होता है। इस लेक्चर के सबसे शुरू में मैंने आपको बताया है। उसके बाद है π-2 रेशनल है या इरेशनल है? तो आप आसानी से बोल सकते हैं ये क्या है? इरेशनल है। क्यों है इरेशनल? क्योंकि एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर है, दोनों का क्या है? दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो नंबर एक इरेशनल नंबर ही होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सबका वैल्यू पता है, सबका वैल्यू पता है तो आप वैल्यू रख के भी उसका डेसिमल एक्सपेंशन देख सकते हैं। मान लिया जाए 7√5 को चेक करना है रेशनल है या इरेशनल है, तो 7 इंटू अगर आपको √5 का वैल्यू पता है या फिर √5 का वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर पाते हैं तो क्या करेंगे? √5 का वैल्यू कैलकुलेट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दिखा देंगे इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। तो √5 का वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 2.236 और भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, रिपीट नहीं करेगा। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.652 ... आ जाएगा, जो कि आपको कुछ रिपीट करता हुआ नहीं दिखेगा। तो 7√5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो आपको √5 सब कुछ का वैल्यू रटना नहीं है, देखते के साथ आपको बता देना है इनमें कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। तो आपको प्रॉपर्टी पता है। क्या प्रॉपर्टी? कि एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर का चाहे सम हो या डिफरेंस हो या मल्टीप्लिकेशन हो, प्रोडक्ट हो या फिर क्वोशिएंट हो, वो हमेशा इरेशनल ही होता है। ठीक है।
तो सिर्फ आपको बताना है, अगर आप चाहें तो चेक इस तरीके से सबका वैल्यू रख के कर भी सकते हैं। उसी तरह से √2 का वैल्यू आपको पता है 1.414 समथिंग समथिंग होता है, उसमें 21 ऐड करेंगे तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। उसी तरह से पाई का भी वैल्यू क्या होता है 3.14, उसके बाद भी बहुत कुछ होता है, उनमें से 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। तो आपको सबका वैल्यू रटना नहीं, √5 √2 पाई सबका बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू डेसिमल के 10 प्लेस तक आपको याद नहीं करना, सिर्फ नंबर को देख के आपको पहचानना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 12 आपका हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बोला गया है एग्जाम्पल नंबर 13 में एड 2√2 + 5√3 एंड √2 - 3√3, ये दोनों को आपको ऐड करना है। तो ऐड कैसे करेंगे, जो √2 वाला टर्म है उसको √2 वाले टर्म के साथ ऐड करेंगे, जो √3 वाला टर्म है उसको √3 वाले टर्म के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये √2 वाला टर्म कहाँ कहाँ है, ये है और ये है, इसी दोनों को तो ऐड करना है। आपको ऐड क्या करना है 2√2 + 5√3, इसमें इसको ऐड करना है √3 - 3√3 को। तो √2 और √2 वाला टर्म कहाँ, यहाँ दिख रहा है, तो 2√2 + √2 कितना हो जाएगा, या फिर क्या करेंगे √2 वाले, अगर आपको नहीं दिख रहा है डायरेक्ट तो √2 वाले टर्म को एक साथ सबसे पहले ले आइए। यहाँ क्या है 2√2, √2 वाले को एक साथ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये, प्लस √3 वाला टर्म एक साथ कर लीजिए 5√3, और यहाँ कितना है -3√3। दोनों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 2√3 + √2, 2√2 + √2 कितना होगा 3√2 होगा क्या, 2 गधा प्लस 1 गधा 3 गधा होगा, √2 को हम यहाँ गधा बोल दे रहे हैं। 2 गधे प्लस 1 गधे कितने, 3 गधे, 2√2 + √2 3√2 प्लस 5√3 - 3√3, 5 घोड़े में 3 घोड़े भाग गए तो बचे कितने, 2 घोड़े बचे, तो √3 को हम घोड़ा बोल रहे हैं। 5√3 - 3√3 तो 2√3, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3√2 + 2√3। एग्जाम्पल नंबर 14 है मल्टीप्लाई 6√5, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो रूट के बाहर है सबसे पहले उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो रूट के अंडर है उन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √5 × √5, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 12 आ जाएगा, इंटू √5 × √5 कितना होगा, √5 × √5 5 होता है क्या, √2 × √2 कितना होता है 2 ही होता है, √5 × √5 कितना होता है, √5 × √5 कितना होता है 5 ही होता है, तो 12 5 या 60, इसका आंसर 60 आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 15 है, एग्जाम्पल नंबर 15 में बोला है डिवाइड 8√15 बाय 2√3, दोनों को डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, √AB = क्या होता है, √A × √B लिखते हो, तो √15 को क्या लिखेंगे 3 × 5 लिख सकते हैं क्या, √15 का जब √15 को 3 × 5 लिख सकते हैं, 2 × √3, देखिए √AB है तो इसको हम √A × √B के फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, 8 × √3 × √5 बाय 2 × √3, देखिए 3, ये √3 कट गया, 2 4 जा 8, तो कितना आएगा आंसर 4√5। तो एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 भी हो गया। अब आगे का क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ बातें और जानना पड़ेगा। तो सबसे पहला है, आपको अगर कहीं रूट अंडर A × B दिखे तो वो उसको आप √A × √B लिख सकते हैं। मान लिया जाए आपको कहीं √15 दिख गया, √15 को आप ये भी तो लिख सकते हैं √5 × 3, तो √5 × 3 अगर ये पूरा 5 × 3 रूट के अंडर है तो आप इसको बाहर निकाल के अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। √5 × √3 जो होता है √5 × 3 डेट इज √15 ही होता है। उसी तरह से अगर आपको पूरा कहीं मान लिया जाए 2/3 और पूरा के ऊपर ये रूट अगर आपको कहीं दिखता है तो आप इसको इजीली √2/√3 लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है,
उसी तरह से आप अगर आपको कहीं रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट वी दिखे तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। ये आप या तो याद रख सकते हैं या फिर थोड़ा सा सोच भी सकते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या। यहाँ देखिए ए के प्लेस पे क्या आपको दिख रहा है, रूट है। बी के प्लेस पे आपको क्या दिख रहा है, रूट बी। तो जब रूट है इंटू रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी करेंगे तो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, रूट ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। रूट ए का स्क्वायर आप क्या लिखेंगे, ए, रूट बी का स्क्वायर क्या लिखेंगे, बी। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी दिखे तो आप उसको ए माइनस बी लिख सकते हैं। उसके बाद अगला है ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी। यहाँ देखिए ए के प्लेस पे ए है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म आपको यहाँ दिख रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ बी के जगह रूट बी लिखा हुआ है तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ ए के जगह क्या है, ए के जगह तो ए ही है, बी के जगह क्या है, रूट बी है। तो ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी आएगा। तो ये सब चीज़ आपको रटना नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। बाकी ये सब चीज़ क्वेश्चन करते वक्त खुद ब खुद वहीं ऑब्जर्व करना है, ये चीज़ रटना नहीं है। उसी तरह से मान लिया जाए आपका ये है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, कुछ इस फॉर्म का अगर आपको दिखे, मान लिया जाए रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू रूट 5 प्लस रूट 7 कुछ मिल जाए और दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो क्या करेंगे। तो आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। सबसे पहले रूट ए से इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा, रूट ए इंटू रूट सी प्लस रूट डी आएगा। सबसे पहले रूट ए से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट बी से भी दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो रूट ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, रूट ए सी प्लस रूट ए डी, यही लिखेंगे ना, प्लस रूट बी इंटू रूट सी क्या लिखेंगे, रूट बी सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी क्या लिखेंगे, रूट बी डी लिखेंगे। तो यही आपका रिजल्ट हो जाता है। ये भी चीज़ आपको याद नहीं करना, क्वेश्चन करते वक्त वो खुद दिख जाएगा। उसी तरह से रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर आप क्या लिखेंगे। अच्छा ये बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने याद कर रखा होगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ए की जगह रूट ए, बी की जगह रूट बी रख दें और उसका पूरा स्क्वायर पूछें जो कि यहाँ बोला गया है तो क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या है लिखा हुआ, रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी। 2a भी होता है ना फॉर्मूले में, ए की जगह रूट ए लिखा हुआ है, बी की जगह रूट बी लिखा हुआ है, तो 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी प्लस बी का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ बी के प्लेस पे हमको क्या लिखा हुआ है, रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर। जब इसको जब इसको सॉल्व करेंगे, रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए होता है प्लस 2 इंटू रूट ए बी, रूट ए इंटू बी क्या होता है, रूट ए बी होता है, रूट ए इंटू बी रूट ए बी होता है, तो इसको आप रूट ए बी लिख सकते हो प्लस रूट बी का स्क्वायर बी। तो यही चीज़ आपको आ जाएगा। तो इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है सिंप्लीफाई फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब 5 प्लस रूट 7 को 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 5 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसको खोल के इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। सबसे पहले इस 5 से आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस रूट 7 से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 से भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 5 दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो 5 2 जा कितना होगा 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू रूट 5 5 रूट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 क्या होगा, 2 रूट 7 होगा क्या, 2 इंटू रूट 7 2 रूट 7 हो जाएगा, प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, रूट 35 रूट 35। तो यही हो गया आपका आंसर।
दूसरा है 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5। देखिए, या तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लंबा मेथड, पहले 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट 5 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको करने का एक बहुत आसान सा तरीका है। आपको इस क्वेश्चन को देखते के साथ आपके दिमाग में कुछ घंटी बजना चाहिए। ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है क्या? a की जगह क्या लिखा हुआ है? 5, b की जगह क्या लिखा हुआ है? रूट 5। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म का ही है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। इसी फॉर्म पे लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? a की जगह क्या लिखा हुआ है बताइए? a की जगह 5 लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी के जगह क्या लिखा हुआ है? रूट 5 लिखा हुआ है। तो रूट 5 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा? आंसर 20। तो ये फॉर्मूला आपको लिखना नहीं है, ये बस समझाने के लिए था, आपको याद दिलाने के लिए था। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो आंसर 20 आ गया। उसके बाद अगला है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। यहाँ आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखते हैं? a का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो यहाँ a की जगह क्या है लिखा हुआ? रूट 3 है, तो क्या लिखेंगे? रूट 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह रूट 3 है, b की जगह रूट 7 है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। b की जगह कितना है? रूट 7, तो रूट 7 का स्क्वायर। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? 3 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 कितना हो जाएगा? रूट 21 हो जाएगा, प्लस रूट 7 का स्क्वायर 7, तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 रूट 21। 10 प्लस 2 रूट 21, ये हो गया आपका आंसर। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो एक स्टेप और आगे लिख भी सकते हैं। 2 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस रूट 21 हो जाएगा। ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंडर रूट माइनस 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7। यहाँ भी आपको कुछ दिख रहा होगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की जगह रूट 11 लिखा हुआ है, b की जगह रूट 7 लिखा हुआ है। तो ए स्क्वायर रूट 11 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर। तो रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, तो हो जाएगा कितना? 4। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 16 था। इसी तरह का, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 का अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इसको भी सिंप्लीफाई करना है जैसे एग्जांपल वाले क्वेश्चन को मैंने किया था। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे? 3 के साथ इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रूट 3 के साथ इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 प्लस इस रूट 3 के साथ भी तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3 के साथ ये भी मल्टीप्लाई होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6 प्लस 3 इंटू रूट 2, 3 रूट 2 प्लस 2 इंटू रूट 3। रूट 3 इंटू 2 क्या लिखेंगे? 2 रूट 3 लिखेंगे, प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। रूट 3 इंटू रूट 2 क्या होता है? रूट 6 होता है। रूट 3 इंटू रूट 2 क्या लिखोगे? 3 इंटू 2 लिखेंगे तो कितना होगा? रूट 6 ही होगा। तो रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 ही होता है। तो ये हो गया आपका क्या आंसर? यही हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन बोला है 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, जहाँ a के स्थान पे क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, और b के प्लेस पे रूट 3 लिखा हुआ है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो a की जगह कितना लिखा हुआ है? 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह कितना लिखा हुआ है? रूट 3 लिखा हुआ है। तो रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है? रूट 3 का स्क्वायर 3 ही होता है। 9 माइनस 3
6 हो जाएगा आपका आंसर। अगला है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। ए के प्लेस पे √5 लिखा हुआ है, बी के प्लेस पे √2 लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस 2 बी प्लस बी स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 होता है, प्लस 2√10 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 5 और 2 आपस में ऐड हो जाएगा, 7 प्लस 2√10 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद फोर्थ है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। यहाँ भी आपको कुछ दिख रहा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म का है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या। तो a की जगह कितना लिखा हुआ है, √5 लिखा हुआ है, b की जगह कितना लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही तो होता है। तो √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस, जिसको कि सी से डिनोट किया गया है, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, जिसको डी से डिनोट किया गया है। मतलब पाई इक्वल टू सी बाई डी होता है। पाई का डेफिनेशन होता है, मान लीजिए ये आपका एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये डायमीटर है, और ये जो लेंथ है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा लेंथ आपका सर्कमफेरेंस कहलाता है। तो पाई का डेफिनेशन ही होता है लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, इस पूरे सर्कमफेरेंस का जो लेंथ है सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। ये पाई का डेफिनेशन होता है। पाई को परिभाषित ही इसी तरह से किया गया है, किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को पाई कहा जाता है। तो अब क्या बोला है, दिस सिम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट डेट पाई इज इरेशनल। और आपको मैंने बता रखा है पाई क्या होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, जबकि पाई का डेफिनेशन सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। पाई का डेफिनेशन सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर होता है। तो क्या आपको देख के नहीं लग रहा कि पाई पी बाई क्यू के फॉर्म का कुछ लिखा हुआ है, सर्कमफेरेंस और डायमीटर के लेंथ का रेशियो है, तो ये एक रेशनल नंबर हो सकता है। आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, ठीक है। पाई इक्वल टू सी बाई डी होता है, तो आपको देख के लगता होगा कि ये पी बाई क्यू के फॉर्म का लिखा हुआ है, और डायमीटर तो सर्कल अगर बन रहा है डायमीटर 0 होगा नहीं, तो ये एक रेशनल नंबर होना चाहिए था। लेकिन इसको इरेशनल नंबर क्यों बोला गया है, तो देखिए इरेशनल नंबर होने के लिए दोनों में से सी और डी, मतलब सर्कमफेरेंस या डायमीटर, दोनों में से अगर कोई एक इरेशनल नंबर होता है, तो आपको पता है एक रेशनल और एक इरेशनल का क्वोशेंट एक इरेशनल नंबर ही होता है। अब एक सर्कल आपको दिया गया है, उसका सर्कमफेरेंस का लेंथ कुछ होगा, डायमीटर का भी लेंथ कुछ होगा, ठीक है। तो जरूरी तो नहीं है कि हमेशा इंटीजर ही हो, सर्कमफेरेंस का लेंथ कुछ भी हो सकता है, हमेशा इंटीजर ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसी तरह से डायमीटर का लेंथ भी कुछ भी हो सकता है, हमेशा इंटीजर ही हो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन रेशनल नंबर का जब डेफिनेशन दे रहे थे तो उस टाइम हम क्या बताए थे, सी भी इंटीजर होना चाहिए और डी भी इंटीजर होना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सी और डी हमेशा इंटीजर ही आए। और अगर आप मेजर इसको कर रहे हैं, जब भी आप किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो आप क्या करते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मेजरमेंट करने में आप थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो एरर करते ही हैं। मान लिया जाए 1 मिलीमीटर करें, 1 माइक्रोमीटर का एरर करें, तो एरर हमेशा कुछ ना कुछ आते ही रहता है। हम कभी जब मेजर करते हैं तो क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही लेते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं। अगर मान लिया जाए इस पेन की लंबाई अगर हम पूछें, तो मान लीजिए एक बार मेजर किए कितना आया, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आ गया। फिर अगर इसी पेन को किसी दूसरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब इसको मेजर करेंगे तो उसका लेंथ ज़रूरी नहीं है कि 10 सेंटीमीटर ही आएगा।
तो आपने कुछ सेंटीमीटर वाले स्केल से अगर आप मेजर किए तो आपको 10 सेंटीमीटर मिला। अगर हम किसी ऐसे स्केल से मेजर कर सकते हैं जो सेंटीमीटर से भी छोटे लेंथ को मेजर कर सकता है, तो हमको लेंथ एग्जैक्ट तो 10 सेंटीमीटर नहीं मिलेगा, हो सकता है 10 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर मिले। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा कुछ भी मिल सकता है। तो हम लोग जब भी मेजर करते हैं तो वो वैल्यू एक्यूरेट नहीं होता, अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम मेजर कर रहे हैं तो सरकमफेरेंस और डायमीटर दोनों इंटीजर ही आए, तो इंटीजर नहीं भी आ सकता है। इसीलिए ये पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो डेफिनेशन है, इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन भी है, इसका विरोधाभास भी है। तो लिखेंगे देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन, इसका कोई विरोधाभास नहीं है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को किसी स्केल से मेजर करते हैं हम उसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही लेते हैं। तो लिख देंगे व्हेन वी मेजर अ लेंथ विथ अ स्केल और एनी अदर measuring device, we get only approximate value। हम लोगों को हमेशा approximate value ही मिलता है। so we can't realize that either C or D is irrational। तो हम ये पता नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं हमेशा एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही लेते हैं। तो हमको ये पता नहीं चल पाता C या D दोनों इरेशनल है या दोनों में से कोई एक इरेशनल है, तो हम ये पता नहीं कर पाते। C एक, ये जो पाई है पाई एक इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, सो पाई इज एन इरेशनल नंबर, अर्थात पाई इरेशनल नंबर ही है, इसका कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। इससे आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।